नमस्कार दोस्तों, बोधि लाइट्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। क्या सच में भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? क्या नियति का हर निर्णय पहले से तय होता है? और सबसे अहम सवाल, अगर सब कुछ तय है तो क्या हमारे कर्म का कोई महत्व है? आज की हमारी कहानी नियति का निर्णय अटल होता है न सिर्फ इन सवालों का जवाब देगी, बल्कि आपको ऐसी सीख देगी जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें राजा विक्रमादित्य एक बुद्धिमान युवक और नियति के खेल में उलझी एक लड़की की रोमांचक यात्रा हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसका अंत आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। लेकिन रुकिए, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर भाग्य ने आपके सामने एक अटल निर्णय रख दिया हो तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे या उसे बदलने की कोशिश करेंगे? चलिए जवाब ढूंढते हैं इस कहानी के साथ। शोभा नगरी की कहानी। शोभा नगरी अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के निवासी शांतिप्रिय, सुसंस्कृत और खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला व्यक्ति था स्मार्ट, जो अपने अनोखे व्यक्तित्व और चतुराई के लिए जाना जाता था। स्मार्ट का असली नाम समीर था, परंतु उसकी तीव्र बुद्धिमत्ता और हर समस्या का हल निकालने की क्षमता के कारण सभी उसे स्मार्ट कहने लगे थे। स्मार्ट अपने नाना नानी के साथ शोभा नगरी के छोटे से किनारे पर रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। वह पढ़ाई लिखाई में तो तेज था ही, साथ ही उसमें एक विशेष गुण था। उसकी सोच नियति के नियमों पर गहराई से टिकी हुई थी। वह अक्सर कहा करता था, जो नियति ने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। शोभा नगरी से कुछ दूरी पर उज्जैन का विशाल साम्राज्य था, जहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपने ज्ञान, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य पुरुष ने उनसे कहा, शोभा नगरी में एक साधारण लड़का है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। वह तुम्हें नियति के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करेगा। सपने से प्रभावित होकर राजा विक्रमादित्य ने अपने सेनापतियों और मंत्रियों के साथ शोभा नगरी जाने का निर्णय लिया। उन्होंने नगरी के निवासियों से पूछा, यहां कौन सबसे चतुर और ज्ञानी है? सभी ने एक ही नाम लिया, स्मार्ट। राजा ने स्मार्ट को अपने दरबार में बुलाया। जब वह आया तो राजा ने उसे ध्यान से देखा। साधारण कपड़े, मध्यम कद काठी, लेकिन आंखों में गजब की चमक। राजा ने पूछा, क्या तुम नियति और भाग्य के बारे में जानते हो? स्मार्ट ने विनम्रता से जवाब दिया, राजन, भाग्य वह है जो हमारे जन्म के साथ लिखा जाता है, और नियति वह है जो हमें हमारी कर्म भूमि पर ले जाती है। परंतु विधि का विधान ऐसा है कि जो तय है वह टाला नहीं जा सकता। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने साथ उज्जैन चलने का प्रस्ताव दिया। स्मार्ट ने कहा, राजन, मैं चलूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। आप मुझे वचन दें कि आप मेरे किसी निर्णय पर संदेह नहीं करेंगे। राजा ने सहमति दी। जब वे उज्जैन लौट रहे थे, रास्ते में एक घना जंगल में पड़ा हुआ उन्हें एक युवती दिखाई दी, जो अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसकी अवस्था देखकर लगा कि वह कई दिनों से भूखी प्यासी थी। स्मार्ट ने राजा से कहा, राजन, यह युवती हमारी नियति से जुड़ी हुई है, इसे साथ लेकर चले। राजा ने उसे उठाकर अपने रथ में बिठाया। जब वह होश में आई तो उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम संध्या था। वह एक साधारण किसान परिवार से थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसे गांव से निकाल दिया गया था। भाग्य का खेल। संध्या को उज्जैन के राजमहल में स्थान दिया गया। समय बीतने लगा और संध्या की सरलता और बुद्धिमत्ता से पूरे महल में उसकी प्रशंसा होने लगी। राजा विक्रमादित्य भी उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। लेकिन एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने कहा, राजन, यह युवती आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, इसे तुरंत राज्य से बाहर निकाल दे। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने स्मार्ट से परामर्श लिया। स्मार्ट ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जो विधि का विधान है वह टल नहीं सकता। यदि संध्या आपकी मृत्यु का कारण है तो यह भी नियति का हिस्सा है, परंतु इसे राज्य से बाहर निकालना अनुचित होगा। एक दिन महल में अचानक विद्रोह हुआ। एक गुप्त साजिश के तहत राजा विक्रमादित्य की हत्या की योजना बनाई गई थी। विद्रोहियों ने राजा को निशाना बनाया।
लेकिन उसी समय संध्या ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना राजा की रक्षा की। विद्रोहियों का सामना करते हुए वह घायल हो गई। राजा विक्रमादित्य को उस क्षण एहसास हुआ कि ज्योतिषी ने जो कहा था वह सच था, परंतु उसने जो जो मृत्यु की बात की थी उसका अर्थ संध्या के बलिदान से जुड़ा हुआ था। नियति ने उसे राजा की रक्षा के लिए चुना था, न कि उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए। इस घटना के बाद राजा ने स्मार्ट को बुलाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और नियति पर विश्वास ने आज मेरे प्राण बचा लिए। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा कैसे समझा? स्मार्ट ने उत्तर दिया, राजन, नियति के हमेशा स्पष्ट नहीं होते। जो हमें प्रतिकूल प्रतीत होता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। संध्या का आपके जीवन में आना नियति का ही खेल था और उसने अपना कर्तव्य निभाया। राजा विक्रमादित्य ने संध्या की याद में एक स्मारक बनवाया और स्मार्ट को अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया। इस घटना ने पूरे राज्य को यह सीख दी कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता और नियति का निर्णय अटल होता है। इस कहानी ने उज्जैन और शोभा नगरी दोनों को एक नई दिशा दी। स्मार्ट की सोच और संध्या के बलिदान की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही। घटनाएं संध्या के बलिदान के बाद राजा विक्रमादित्य ने महल में एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, नियति ने हमें एक बार फिर यह सिखाया है कि हम चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हो, भाग्य के आगे हमारी कोई नहीं चल सकती। संध्या के बलिदान ने हमें यह सिखाया है कि नियति का हर निर्णय हमारे लिए आवश्यक होता है, चाहे वह प्रारंभ में हमें कठिनाईपूर्ण क्यों ना लगे। राजा ने यह भी घोषणा की कि हर वर्ष संध्या की पुण्यतिथि पर राज्य भर में उसके नाम का उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने यह दिन नियति दिवस के रूप में स्थापित किया ताकि राज्य के सभी लोग नियति के महत्व को समझ सके। स्मार्ट, जिसे अब पूरे राज्य में नियति का ज्ञानी कहा जाने लगा था, राजा से अनुरोध किया कि वह शोभा नगरी लौटना चाहता है। उसने कहा, राजन, मेरा कर्म क्षेत्र शोभा नगरी है। मुझे वहीं जाकर लोगों को यह सिखाना है कि नियति के सामने हार मानने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास ना करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार कर अपने कर्मों से अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। राजा ने उसकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया और उसे शोभा नगरी का संरक्षक घोषित कर दिया। एक नई चुनौती। स्मार्ट जब शोभा नगरी लौट रहा था तब रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन याद रखना, नियति का हर खेल इतना आसान नहीं होता। कभी कभी यह हमारी परीक्षा भी लेती है। स्मार्ट ने साधु से उनकी बात का अर्थ पूछा। साधु ने एक छोटी सी कथा सुनाई। कई वर्ष पहले एक राजा ने अपने राज्य के सबसे ईमानदार और मेहनती मंत्री को जेल में डाल दिया। कारण था, राजा को स्वप्न में एक भविष्यवाणी मिली थी कि वह मंत्री उसका राज्य छीन लेगा। राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया, लेकिन नियति ने खेल ऐसा रचा कि राजा का अपना ही पुत्र, जो मंत्री के पक्ष में था, राज्य का विद्रोही बन गया। अंततः राजा ने महसूस किया कि उस भविष्यवाणी का अर्थ मंत्री का राज्य छीनना नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा करना था। स्मार्ट ने यह कथा सुनी और उसे गहराई से सोचा। वह समझ गया कि साधु उसे यह सिखा रहे थे कि नियति की व्याख्या करना आसान नहीं होता। लड़की की पहचान और रहस्य शोभा नगरी लौटने के कुछ दिनों बाद स्मार्ट को एक दिन एक पथिक से जानकारी मिली कि संध्या, जिसे मृत समझा गया था, वास्तव में जीवित थी। विद्रोहियों ने उसे मृत समझकर छोड़ दिया था। एक ग्रामीण ने उसे बचाया और अपने घर ले गया। स्मार्ट ने तुरंत राजा विक्रमादित्य को यह समाचार भेजा। राजा ने खुशी से आदेश दिया कि संध्या को सम्मानपूर्वक महल में लाया जाए। जब संध्या महल लौटी तो उसने बताया कि कैसे उसकी नियति ने उसे बचाया। उसने कहा, मैंने मृत्यु को करीब से देखा, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। नियति ने मुझे बचाने के लिए उस ग्रामीण को भेजा और मैं आज यहां खड़ी हूं। संध्या के लौटने के बाद राजा ने उसे राज्य की प्रमुख सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उसने कहा, राजन, मेरा भाग्य मुझे यहां तक लेकर आया, लेकिन मेरी नियत मुझे मेरे परिवार और गांव की सेवा के लिए बुला रही है। स्मार्ट ने भी इस अवसर का उपयोग करते हुए राजा से विदाई ली और कहा, राजन, नियति ने मुझे यहां एक भूमिका निभाने के लिए भेजा था।
अब मेरी नियति मुझे शोभा नगरी में एक नई दिशा देने की अनुमति मांग रही है। स्मार्ट ने शोभा नगरी लौटने के बाद वहां के युवाओं और नागरिकों को नियति और कर्म का महत्व सिखाना शुरू किया। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नियति का निर्णय और कर्म की शक्ति। यह पुस्तक धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। पुस्तक में उसने यह बात प्रमुख रूप से लिखी, नियति का निर्णय अटल होता है, लेकिन यह हमें अपने कर्म करने से नहीं रोकता। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे सुंदर और उज्जवल अवश्य बनाया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने संध्या को अपनी बहन की तरह अपनाया। उन्होंने राज्य के लिए नए नियम बनाए, जहां हर नागरिक को शिक्षा और स्वावलंबन का अधिकार दिया गया। राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की कि नियति और कर्म को समझने के लिए हर वर्ष पूरे राज्य में चर्चाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यह कहानी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि नियति का निर्णय और भाग्य का लिखा अटल होता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमें उस नियति तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। नियति का निर्णय हमारे लिए पहले से तय हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म उसे अर्थ देते हैं। जो विधि का विधान है उसे टाला नहीं जा सकता, पर उसे स्वीकार कर कर्म करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। स्मार्ट के शोभा नगरी लौटने के कुछ समय बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। शोभा नगरी के एक प्रसिद्ध व्यापारी धनीराम अचानक बीमार पड़ गए। यह बीमारी सामान्य नहीं थी। धनीराम के परिवार और उनके परिचितों का मानना था कि यह किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है। उन्होंने स्मार्ट से आग्रह किया कि वह अपनी बुद्धि और ज्ञान से इस समस्या का समाधान निकाले। स्मार्ट ने व्यापारी की बीमारी का अध्ययन किया और पाया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। वह बीमारी एक प्रकार का मानसिक तनाव थी जो धनीराम को अपनी गलतियों और पुराने कर्मों की वजह से हो रही थी। धनीराम ने पहले अपने व्यापार में कई गरीब किसानों का शोषण किया था और अब उनकी आत्मा इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही थी। स्मार्ट ने धनीराम से कहा, व्यापारी जी, यह नियति का एक और खेल है। आपके पिछले कर्म आज आपके सामने आ खड़े हुए हैं। अब केवल एक ही उपाय है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उन गरीब किसानों को न्याय दें और उनकी सहायता करें। धनीराम का प्रायश्चित और नियति की शक्ति। धनीराम ने स्मार्ट की सलाह मानी। उन्होंने अपने धन का एक बड़ा भाग गरीबों में दान कर दिया और उन किसानों के कर्ज माफ कर दिए जिनका उन्होंने शोषण किया था। धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक होने लगी। इस घटना ने पूरे शोभा नगरी में एक नई सीख दी। लोग समझ गए कि नियति हमें हमारे कर्मों का फल देती है, लेकिन साथ ही वह हमें प्रायश्चित और सुधार का अवसर भी देती है। स्मार्ट ने इस घटना को अपने एक प्रवचन में उपयोग किया और कहा, भाग्य और नियति का खेल हमेशा हमें हमारे कर्मों का मूल्य चुकाने पर मजबूर करता है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और अच्छे कर्म करें तो नियति भी हमें एक नई राह दे सकती है। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रमादित्य शोभा नगरी आए। उन्होंने देखा कि प्रयासों से वहां के लोग न केवल शिक्षित हो गए थे, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन गए थे। राजा ने स्मार्ट से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? स्मार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैंने केवल लोगों को यह सिखाया कि नियति का निर्णय अटल है, लेकिन कर्म से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने स्मार्ट को अपने राज्य का प्रधान सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन स्मार्ट ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। उसने कहा, राजन, मेरी नियति शोभा नगरी है। मैं यहां के लोगों के साथ अपनी यात्रा पूरी करना चाहता हूं। संध्या की नई भूमिका। संध्या, जो अब शोभा नगरी में एक शिक्षक बन चुकी थी, ने महिलाओं को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसने यह साबित किया कि एक साधारण लड़की भी अपने कर्मों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। संध्या अक्सर कहा करती थी, नियति ने मुझे अनेक कठिनाइयों में डाला, लेकिन मैंने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार किया। मेरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि विधि का विधान चाहे जो भी है, अपने कर्म से आप बदलाव ला सकते हैं। एक दिन शोभा नगरी में भयंकर बाढ़ आ गई। लोगों की फसलें, घर और व्यापार सब कुछ बर्बाद हो गया। यह स्थिति इतनी भयावह थी कि लोग निराशा में डूब गए। उन्होंने स्मार्ट से मदद की, गुहार लगाई। स्मार्ट ने कहा, यह भी नियति का एक और परीक्षण है। हमें इसे स्वीकार करना होगा और मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। उसने राजा विक्रमादित्य से मदद मांगी।
राजा ने तुरंत अपनी सेना और खजाने को शोभा नगरी की सहायता के लिए भेजा। स्मार्ट ने लोगों को संगठित किया और सबने मिलकर अपने गांव को फिर से खड़ा किया। सार्वजनिक सभा और नियति का अंतिम पाठ के बाद शोभा नगरी में एक बड़ी सभा बुलाई गई। इस सभा में राजा विक्रमादित्य, संध्या और स्मार्ट ने मिलकर लोगों को यह संदेश दिया, नियति का निर्णय हमेशा हमारे पक्ष में हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन अगर हम एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करें तो हम अपने जीवन को नए सिरे से बना सकते हैं। राजा ने घोषणा की कि स्मार्ट को पूरे राज्य का आधिकारिक मार्गदर्शक बनाया जाएगा, लेकिन स्मार्ट ने एक बार फिर से इसे ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरी नियति मुझे यह सिखाती है कि मैं वहां रहूं जहां मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। शोभा नगरी मेरा घर है और यही मेरा कर्मक्षेत्र है। कहानी का अंतिम संदेश, स्मार्ट राजा, विक्रमादित्य और संध्या की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नियति और भाग्य हमें जितनी कठिन परिस्थितियों में डाले, हमारे कर्म और साहस हमें उनसे बाहर निकाल सकते हैं। नियति का निर्णय अटल है, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारे कर्म वह साधन हैं जो हमें इस नियति को समझने और इसे स्वीकार करने में शक्ति देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोधी लाइट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।